जरा एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो भारत की सबसे मशहूर इमारत ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार बेच देता है। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, भारत के सबसे बड़े ठग की असली दास्तान। अब सवाल तो यही उठता है ना कि क्या सच में कोई ताजमहल बेच सकता है? एक आदमी, कुछ जाली कागजात और शिकार के तौर पर कुछ अमीर लालची लोग। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ एक बार का किस्सा नहीं था। जी हाँ, 3 बार उसने ताजमहल को 3 अलग अलग लोगों को बेचा और हर बार वो पैसे लेकर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा हैरत की बात और क्या हो सकती है, तो सुनिए, उसने दिल्ली के लाल किले को भी 2 बार बेच डाला। उसका आत्मविश्वास देखिए, यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार था। और ये तो उसकी ठगी का सबसे ऊंचा मुकाम था। सोचिए, उसने संसद भवन का सौदा तब किया जब अंदर 545 सांसद मौजूद थे और संसद का सत्र चल रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था ये आदमी? तो चलिए जरा कहानी में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि कौन था ये शख्स और कैसे वो धोखेबाजी की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे एक ही नाम से जाना, नटवर लाल। बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ ये लड़का कानून की पढ़ाई कर रहा था, पर शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही रास्ता चुन रखा था। उसकी इस कह सकते हैं कला की शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी, जब उसने अपने पड़ोसी के दस्तखत की हूबहू नकल करके उनके खाते से पूरे 1000 रुपये निकाल लिए। और जब ये चोरी पकड़ी गई तो मार खाने के बाद उसने घर छोड़ दिया और सीधा कोलकाता पहुंच गया। अब ये बात वाकई में सोचने वाली है। देखिए, जिस बिहार की मिट्टी ने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, उसी मिट्टी से ये महाठग भी निकला। दोनों एक ही इलाके से थे, दोनों ने कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन एक देश का गौरव बना और दूसरा इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज। तो सवाल यह है कि वो ये सब करता कैसे था? उसके तरीकों में एक अजीब सी कला थी, एक ऐसा अंदाज था कि हर बार कामयाब होता था। चलिए उसके काम करने के ढंग को जरा समझते हैं। नटवरलाल के 50 से भी ज्यादा नाम थे। कभी वो किसी मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता, तो कभी कोई बड़ा सरकारी अफसर। वो इतने भरोसे के साथ झूठ बोलता था कि टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी धोखा खा जाते थे। और मजे की बात तो यह है कि जब कोई उसका पता पूछता तो वो राष्ट्रपति भवन का पता दे देता था। उसका तरीका बहुत सीधा साधा था, पर बेहद असरदार। सबसे पहले एक बड़ी सरकारी पहचान बनाओ, फिर अपने तौर तरीकों और आत्मविश्वास से सामने वाले का भरोसा जीतो। इसके बाद बिल्कुल असली दिखने वाले नकली कागजात दिखाओ और आखिर में पैसे लो और बस गायब हो जाओ। उसने खुद एक बार कहा था, और ये उसकी सोच को दिखाता है, जब तक लोग लालच में अंधे रहेंगे, मेरा धंधा बंद नहीं होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि लोगों का लालच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नटवरलाल सिर्फ ठगी का ही मास्टर नहीं था। उसकी एक और कला थी जिसने उसे एक जीती जागती कहानी बना दिया, और वो थी जेल से भाग निकलने की उसकी अनबिलीवेबल काबिलियत। 100 से ज्यादा मामलों में उसे कुल मिलाकर 113 साल की सजा सुनाई गई थी। सोचिए, एक ऐसी सजा जिसे कोई एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं काट सकता। लेकिन आपको ये जानकर शायद झटका लगे कि इन 113 सालों में से उसने असल में जेल में सिर्फ 20 साल ही बिताए। बाकी का सारा समय वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो वो 8 बार जेल से भागा था। एक बार का किस्सा तो ये है कि उसने जेलर को रिश्वत में पैसों से भरा सूटकेस दिया, और जब जेलर ने बाद में खोला तो उसमें नोटों के नीचे सिर्फ रद्दी कागज भरे थे। पर उसका आखिरी बार जेल से भागना वो तो एकदम फिल्मी था। 84 साल की उम्र, कमजोर शरीर, व्हीलचेयर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी। उसने गार्ड्स को यकीन दिलाया कि उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाए। नई दिल्ली स्टेशन पर उसने एक सिपाही से कहा कि कब चाय पिला दो, और जैसे ही वो सिपाही चाय लेने मुड़ा, नटवरलाल बस हवा हो गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तो फिर नटवरलाल की कहानी का अंत कैसे हुआ? सच तो यह है कि उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की तरह ही एक बहुत बड़ी पहेली बनकर रह गई। कानून की नजर में वो एक शातिर मुजरिम था, पर अपने गांव के लोगों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था। एक ऐसा रॉबिन हुड जो अमीरों को उनकी लालच की सजा देता और उन पैसों से गरीबों की मदद करता था। उसकी कहानी इतनी मजेदार थी कि बॉलीवुड ने भी उस पर मिस्टर नटवरलाल और बंटी और बबली जैसी हिट फिल्में बना डाली। उसकी मौत वो तो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी थी।
2009 में उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि नटवर लाल की मौत हो गई है ताकि उस पर चल रहे 100 से ज्यादा केस बंद कर दिए जाएं। लेकिन उसके भाई का कहना था कि नटवर लाल तो 1996 में ही मर चुका था। ऐसा लगता है मानो मरते मरते भी वो कानून को आखिरी बार धोखा दे गया। तो आखिर में सवाल यही है कि नटवर लाल को क्या समझा जाए? एक शातिर अपराधी जिसने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया, या फिर एक ऐसा जीनियस, एक ऐसा कलाकार जो अगर सही रास्ते पर चलता तो शायद देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं